नमस्कार। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से चैप्टर शुरू हो रहा है और आपके जो चैप्टर का नाम है वो है म स प। म स प ये क्या है? म स प महत्तम समापवर्तक। म से होता है महत्तम, स प से समापवर्तक। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है। कल हमने पढ़ाया था बीज गणित का एकदम बेसिक, सजाती और विजातियों की पहचान कैसे की जाती है और उन्हें कैसे जोड़ा घटाया जाता है। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर अंक गणित पूरा हो गया क्या, जो बीज गणित पढ़ाने लगे। अरे भाई, अभी तो मैं अंक गणित शुरू ही नहीं किया हूँ तो पूरा कहाँ से होगा। मैं आपको अभी बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा था। अंक गणित में भी उस बीज गणित की आवश्यकता पड़ेगी जो मैंने कल पढ़ाया आपको, इसलिए पढ़ा दिया। मुझे पता है ना मुझे क्या पढ़ाना है और मैं कैसे पढ़ाऊँगा तो कैसे आपको समझ में आए। आपको नहीं पता है ना मेरे लिए क्या आवश्यक है, मुझे पता है कि आपके लिए क्या आवश्यक है। ये थोड़ा-सा धीरज रखा करिए, कुछ झेलने की भी आदत डालिए। कुछ आपको कड़वी दवाएँ भी मिलेंगी, कुछ मीठी भी दवाएँ मिलेंगी, ठीक है? तो फ्रस्ट्रेट मत हो जाया करिए। महत्तम समापवर्तक पहला टॉपिक है। पहले समझते हैं शब्द को, कि महत्तम का मतलब क्या होता है। ये जो शब्द है महत्तम, इसका मतलब होता है बड़ा। बड़ा, तो बड़ा में भी कैसा बड़ा? सबसे बड़ा। यानी लिख सकते हैं सबसे बड़ा। महत्तम मतलब सबसे बड़ा, यानी कि जिससे बड़ा कोई न हो, वो महत्तम है। अच्छा, अब यहाँ समापवर्तक जो है इसमें दो शब्द हैं। समापवर्तक में दो शब्द हैं। एक शब्द है समान और एक शब्द है अपवर्तक। अपवर्तक यानी सबसे बड़ा समान अपवर्तक का जो है वो विश्लेषण हुआ। सबसे बड़ा समान अपवर्तक को शॉर्टकट में लिख दिया गया, यानी उसका समास करके लिख दिया गया महत्तम समापवर्तक, और अंग्रेजी में HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बड़ा से बड़ा को क्या बोलेंगे? हाईएस्ट, HIGHEST। H से हाईएस्ट, कॉमन मतलब समान, कॉमन, और अपवर्तक मतलब फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। शब्द समझ में आ गया? अच्छा, है क्या? दरअसल जैसे लिख दिया जाए 20 और आपसे कहा जाए कि बताओ 20 किसके किसके पहाड़े में आता है, तो आप बताएंगे कि 20 जो है वो एक के पहाड़े में आएगा। एक के पहाड़े में सब आता है। कोई पूछे कि मतलब 30 किसके पहाड़े में आएगा, तो 30 एक के पहाड़े में आएगा। 50 किसके पहाड़े में? एक की, मतलब एक सबसे कट जाता है, यानी एक से सभी कटते हैं। तो सबका अपवर्तक एक होता है। तो 20 किससे मतलब 20 से विभाजित होने वाली छोटी संख्या 1, 2, 4, 5, 10 और स्वयं 20। अब यहीं पे हम लिख दें 15। 15 किससे विभाजित होगा? 1 से, 3 से, 5 से और फिर स्वयं 15 से। अब यहाँ पे दो हमने संख्याएं लिख दिया, एक संख्या है 20, एक संख्या है 15। आपसे कहा जाए कि बताओ 20 और 15 की समान अपवर्तक कौन है, क्या बताएंगे? अपवर्तक का मतलब होता है फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणज। गुणज का मतलब होता है, ऐसे समझिए कि वह छोटी संख्या जिससे बड़ी वाली संख्या विभाजित हो जाए तो वो छोटी वाली संख्या उस बड़ी वाली संख्या की अपवर्तक होती। जैसे 20 की ये सारी संख्याएं अपवर्तक हैं। 1 भी अपवर्तक है, 2 भी अपवर्तक है, 4 भी, 5 भी, 10 भी और स्वयं 20 भी। यानी ये 20 जिससे जिससे भी विभाजित होगा, सारी संख्याएं इस 20 की अपवर्तक मानी जाएंगी। ऐसे ही 15 की अपवर्तक ये पांचों संख्याएं हैं, चारों, क्योंकि इन चारों से ये 15 विभाजित होता है। चारों संख्याएं 15 की अपवर्तक। तो अपवर्तक का मतलब समझ में आ गया? फैक्टर, जिससे बड़ी वाली संख्या विभाजित हो जाए, वो संख्या उस बड़ी वाली की अपवर्तक होती है।
अब कॉमन यानी कि समान, समान का मतलब कि हमेशा कम से कम दो संख्याओं की समानता की जाएगी, 2, 3, 4, 5। कहा जाएगा 20 और 15 का समान अपवर्तक बताओ, यानी कि वो अपवर्तक जो दोनों में हो, तो वो क्या है? 5 है। ये देखिए 5 दोनों में है, बाकी कोई भी अपवर्तक दोनों में नहीं है। एक को हमेशा इग्नोर करिए ना, एक से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि एक तो सब में रहता है। 20 और 15 की समान अपवर्तक कौन है? 5 है। अब इसी में कह दिया जाए कि सबसे बड़ी अपवर्तक 20 और 15 की कौन है, तो भी 5 ही है। सबसे बड़ी का मतलब कि यहाँ से अब इसके बाद कोई भी संख्या नहीं है, मतलब कोई भी अपवर्तक नहीं है जो दोनों ही हो। ये 5 सबसे बड़ी अपवर्तक है। अगर देखिए जैसे लिख दिया गया है 20, फिर लिख दिया जाए 30, फिर लिख दिया जाए 40। अब देखो 20 2 से विभाजित होगा, 4 से, 5 से, 10 से, स्वयं 20 से। 30 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से और 30 से। 40 2 4 4 5 8 10 और स्वयं 40। देखिए यहाँ पे 3 संख्याएं हमने लिख दिया। अब इन 3 संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, यानी कि एचसीएफ क्या होगा? यानी ऐसा फैक्टर, ऐसा अपवर्तक जो तीनों में हो और सबसे बड़ा हो, तो वो है 10। इन तीनों का महत्तम समापवर्तक होगा 10। लेकिन अगर कहा जाए कि इन तीनों का केवल समान अपवर्तक क्या है, यानी कि समापवर्तक क्या है, इन तीनों का समापवर्तक क्या है, तो आप बताएंगे 2 है, 5 है और क्या है? 10 है। 2, 5 और 10, तो 5 और 10, ये 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनसे ये तीनों विभाजित हो जाएगा। अर्थात इन तीनों की, ये तीनों 2, 5 और 10 समान अपवर्तक हैं। लेकिन एचसीएफ कौन है, यानी कि महत्तम समापवर्तक कौन है, तो वो है 10। 10 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में आई हो, यानी 10 से बड़ी कोई भी संख्या इन तीनों को विभाजित नहीं कर पाएगी। ये 10 इन तीनों की महत्तम समापवर्तक है। महत्तम समापवर्तक समझ में आ गया? कैसे निकलेगा मैं वो नहीं समझा रहा हूँ, कैसे आप लगाएंगे उसको भूल जाइए अभी, वो तो मैं बताऊंगा ये तरीका कैसे आप लगाएंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है। ये समझ में आ गई ना बात? ये बात समझ में आ गई ना, तभी आप गणित में आगे बढ़ पाएंगे। इसको बिना समझे ही डायरेक्ट निकालने लगते हैं महत्तम समापवर्तक। अरे यार, तो एकदम बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई। तो छोड़ो, एक कॉन्सेप्ट समझो। चलिए अब आते हैं अपने तरीके पे, विधियां पर। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालने की कितनी विधियां हैं? बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। आप जो है हाई स्कूल में बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं देंगे कि आपसे विधियां पूछेगा, किस विधि से आप निकाले हो, लगाए हो, विधि बताओ। कोई मतलब, आपको वही विधियां सीखनी जिससे आपका काम हो जाए, जो परीक्षा में आती है। एक विधि है भाग विधि, से महत्तम समापवर्तक निकलता है। एक विधि है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और अन्य, अन्य में नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अन्य में तो अभी एक यही मान लीजिए जो मैं अभी पीछे बता रहा था, सबकी अपवर्तक लिख दो, फिर देखो कौन सबसे बड़ी है। वो कठिन प्रोसेस है ना, वो बड़ी संख्याओं में नहीं अलाउ होगा। इनको छोड़ दो, इन दोनों की बात करते हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी विधि? भाग विधि। भाग विधि, भाग
सवाल नंबर 1। पहली सवाल है बहुत सरल। 8 और 12 का MSP बताओ। इससे सरल कोई सवाल नहीं। 8 और 12 का MSP बताओ। बता देंगे। 8 और 12 का MSP 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाग विधि से कैसे निकालेंगे? इनमें जो छोटी संख्या है उसको भाजक बना दीजिए, जो बड़ी संख्या है उसको भाज्य बना, यानी बड़ी वाली यहाँ लिखिए, छोटी वाली बाहर लिख दीजिए और भाग करिए। कितनी बार जाएगा? 8 एक कम 8, शेष बचा 4। शेष बच गया 4। जब शेष बच जाए तो फिर से ऐसे करके और जिससे भाग दिया गया है उसको लिखिए और अब 8 में 4 का भाग करिए। 4 दूनी 8, कट गया पूरा का पूरा। अब की बार शेष नहीं बचा। जब कट जाए वहीं पे रुक जाना है और जब तक शेष बचे तब तक ऐसे ही पलटते हुए भाग करते चले। तो ये अंत में किससे विभाजित हुई? 4 से। 4 से ये अंत में विभाजित हो गई। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4। 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक होगा 4। 4 से ये दोनों विभाजित होंगे। 4 दूनी 8, 4 तियां। ठीक है, चलिए अगली सवाल देखते हैं भाग विधि से ही। एक संख्या है 12, 12 नहीं 20, 25 और 40। 20, 25 और 40 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है भाग विधि से। ऐसे अब प्रश्न उठता है कि यहाँ तो 3 संख्याएं हैं, 3 संख्या में क्या करेंगे? जो सबसे छोटी है उसको यहाँ लिखो, फिर उससे जो बड़ी है उसको यहाँ लिखो। ये दोनों संख्याएं एडजस्ट हो गई। बड़ी वाली जो संख्या है उसको अभी बचाए रहो। ठीक है, बड़ी वाली संख्या जो सबसे बड़ी है उसे बचाए रखेंगे और बाकी की दोनों संख्याओं में छोटी को यहाँ लिख देंगे, बड़ी को यहाँ लिख देंगे। 20 एक कम 20, शेष बचा 5। फिर 5 ऐसे करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? 20। 5 चौक 20, विभाजित हो गया। ये से विभाजित हुआ 5 से। अब ये जो 40 बचा है वो आप यहाँ लिख दीजिए और इसी 5 से इसको भी विभाजित करिए, यानी जहाँ पे ये कट जाए वहीं रुक जाओ। और चूंकि एक संख्या बची है, अगर ये नहीं होती केवल 20, 25 होता तो 20 और 25 का महत्तम समापवर्तक आ गया था। क्या आया था? 5। 5 उत्तर होता। लेकिन अभी 40 भी है, 40 में भी 5 से ही भाग करेंगे जिससे कटा है। डायरेक्ट ये तो कट गया, 5 अट्ठे 40 है ना, इससे कटा 5 से। आंसर क्या आ गया? 5। यानी 20, 25 और 40 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 5। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपका 18, 27, 18, 27 और 15 का HC। वेरी सिंपल। थोड़ा बड़ा कर दें क्या? 15 छोटा कर लिख देते 40। 18, 27 और 39 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। सबसे छोटी संख्या है 18, यहाँ क्या लिखेंगे? 27। 18 एक कम 18, शेष कितना बचा? 9। फिर ऐसे करेंगे और यहाँ लिखेंगे 18। 9 दूनी 18, कट गया। किससे कटा? 9 से। इस 9 को यहाँ लिखिए, जो संख्या बची है उसको यहाँ लिखिए, भाग करिए। 9 चौक 36, 4 बार जाएगा। शेष कितना बचा? 3। जब तक शेष बचे तब तक करना है। अब क्या लिखेंगे? 9। 3 तिरिक्का 9, लास्ट में किससे विभाजित हुआ? 3 से। तो महत्तम समापवर्तक क्या आया? 3। यानी 18, 27 और 39 का महत्तम समापवर्तक होगा 3। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया।
भाग विधि से आप महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। अब अगली विधि आती है गुणनखंड। गुणनखंड तो फैक्टराइजेशन बोलते हैं, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि में क्या होता है? सवाल है 12 और 12, 20 और का HCF ज्ञात करो। 12, 20, 30। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है कि ऐसे लिखा जाता है और गुणनखंड किया जाता है। अभी आपको गुणनखंड करना नहीं सिखाए हैं, अभी आज तुरंत गुणनखंड करना आपको सिखा देते हैं, परेशान मत होइए। पहले गुणनखंड छोटी छोटी संख्याओं का तो हम कर ही सकते हैं, जैसे 12 का 2 दूना 4 तिहाई 12, तो ये 2 गुणित 2 गुणित 3 यानी कि 2 2 3, ये 12 के गुणनखंड हैं और ये 12 के अपवर्तक भी हैं। 20 2 दूना 4 पंचे 20, 30 2 तिहाई 6 पंचे 30, गुणनखंड हो गया। अब जब गुणनखंड हो गया तो आप यहाँ पे लिखिए HCF और देखिए कि तीनों में कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है, तीनों में कौन कौन सी संख्या मिल रही है। जैसे 2 मिल रही हैं तीनों में, तो उतार लीजिए। फिर ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में है? देखिए यहाँ 2 है, नीचे 2 है, फिर अगली बार 2 नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है लेकिन बीच में 3 नहीं। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, ऊपर 5 कहीं नहीं। यानी केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो इन तीनों में है। इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। मतलब इस 12 और 30 का महत्तम समापवर्तक 2 होगा। चलो और देखते हैं। 18, 27 और 36 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। 18 लिखिए, 27 लिखिए और 36 लिख दिया। 18 2 तिहाई 6 तिरिक 18, 3 त्रिका 9 तिरिक 27, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, गुणनखंड हो गया। फिर गुणनखंड आपको सिखाएंगे, परेशान मत होइए। अभी आप समझ लीजिए थोड़ा महत्तम कैसे निकालेंगे। जो तीनों में है उसको उतारो। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, 3 हो गया। फिर उसके बाद ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 उतर जाएगा। अब इन दोनों गुणा कर दो, 3 त्रिक का 9, तो 18, 27 और 36 का महत्तम समापवर्तक होगा 9। जरूरी नहीं है 3 संख्या हो, 2 भी संख्या हो सकती है। अगर केवल 2 ही संख्या है तो दोनों में मिलना चाहिए, 3 संख्या है तो तीनों में मिलना चाहिए, 4 संख्या है तो चारों में मिलना चाहिए। और जितना मिलेगा सबका गुणा करके लिख दो और वही का महत्तम समापवर्तक हो जाए। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं गुणनखंड करने का तरीका। गुणनखंड सीख लीजिए, बाकी ये प्रैक्टिस पर आधारित है। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समझ में आएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। गुणनखंड। अब गुणनखंड सीखने के लिए आपको पहले 2 चीज़ें जानना जरूरी है। क्या क्या? एक तो जानना जरूरी है प्राइम नंबर क्या होता है। आपको पढ़ा चुके हैं, पहले ही दिन शायद पढ़ाए थे ना, नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, प्राइम, कंपोजिट। एक है प्राइम नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य। अभाज्य यानी जो किसी से विभाजित नहीं। और एक आपको पढ़ाए थे कंपोजिट यानी भाज्य संख्या। याद आ गया? जो भी पढ़ाते जाएंगे वो सब आगे काम आता रहेगा, इसलिए कोई भी आप नज़रअंदाज मत करिएगा कि ये हमारे काम का नहीं। प्राइम, कंपोज। प्राइम का मतलब होता है, देखो एक भी प्राइम होता है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, फिर आगे जाएंगे तो 31,
ऐसे ऐसे। कंपोजिट में शुरुआत होती है 4 से, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ऐसे। अब हमने इतना लिख दिया तो आपके समझ में आ गया होगा देख कर ही आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। क्या समझे होंगे? यहाँ पे जो संख्याएं लिखी गई हैं वो किसी से विभाजित नहीं, सही है ना? किसी से भी विभाजित नहीं होंगी। तो जो किसी से भी विभाजित नहीं होंगी वो होंगी प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर से ही गुणनखंड किया जाएगा। यानी जो हम यहाँ लिखते हैं, जैसे 20 के आगे हमने क्या लिखा था, 2 दूनी 4 पंचे 20, तो इधर जो संख्या है जिसका हम गुणनखंड करेंगे, इधर दाहिनी ओर टोटल यही संख्याएं लिखी जाए। यही का मतलब केवल 31 तक ही नहीं, 31 के आगे भी अभाज्य संख्याएं हैं। 31 के बाद अभाज्य संख्या है 37, फिर है 41, फिर 43, फिर 47, फिर 53, ऐसे ही आप, लेकिन ज़्यादा आवश्यकता इन्हीं में से पड़ती है। तो जो इधर लिखी जाएंगी वो केवल प्राइम नंबर ही होंगी, यानी यहाँ टोटल प्राइम नंबर संख्याएं लिखी जाएंगी। कभी भी ये संख्याएं यहाँ नहीं लिखी जाएंगी, यानी कभी भी यहाँ 4, 6, 8 नहीं देखने को। क्यों? क्योंकि वो स्वयं एक विभाजित होने वाली संख्या है। तो विभाजित होने वाली संख्या हमेशा बाएं रहेगी, और जो विभाजित नहीं होगी वो हमेशा दाएं रहेगी, यानी छोटा छोटा गुट। तो देखिए, सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य है वो क्या है, 2, फिर 3, फिर 5। इसका मतलब एक क्रम भी आपको याद रखना चाहिए। पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर बड़ी, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ी। जैसे 2 के बाद अगर 3 से विभाजित हो रही है तो 3, 5 से हो रही है तो 5, 5 के बाद अगर 7 से नहीं हो रही है, 11 से हो रही है तो 5 के बाद डायरेक्ट 11, ऐसे ट्राई करेंगे। अब ये नहीं कि पहले 13 लिख दें, फिर बाद में 5 लिखें, फिर बाद में 2 लिखें। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे देखिए। अब मैंने एक संख्या लिख दिया 100, और आपसे कहा जाए कि इसका गुणनखंड क्या होगा बताओ। तो हमने गुणनखंड में लिख दिया 2 दूना 4 पंचे 20 पंचे 100। मान लीजिए हमने 1-2 सेकंड में लिख दिया। ये हमने कैसे लिख दिया? क्या हमको रटा हुआ है 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 कर देंगे तो 100 हो जाएगा? नहीं, रटा नहीं है, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस कब प्रैक्टिस हो? पहले तो हम सीखेंगे। जैसे कोई व्यक्ति पहले गाड़ी चलाना सीखेगा, कैसे चलाया जाता है ना, सीखने के बाद धीरे धीरे चलाएगा, गिरेगा, तब ना उसके बाद दौड़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा उसके पास। उसी तरह से पहले तो आपको सीखना है। सीखेंगे कैसे? तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे 100 का गुणनखंड करने के लिए कहा जाए तो आप ऐसे लिखेंगे, और पता करेंगे कि ये संख्या किससे विभाजित होगी। तो ये संख्या विभाजित होगी 2 से। 2 का भाग करिए, 10 कट जाए, 2 पंचे 10, फिर 2 जिरम्मे 0। फिर अब पता करेंगे 50 किससे कटेगा, तो 50 कटेगा 2 से, 2 25 हम 50। फिर पता करेंगे 25 किससे कटेगा, तो 25 5 से कटेगा, 5 25 25। फिर 5 स्वयं 5 से कटेगा, 2 2 5 5, 2 2 5 5। आया ना? आया। इसका मतलब हमें पहले ही पता होना चाहिए कि वो संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से या 3 से या 5 से या 7 से या 11 से। जैसे हमने लिख दिया 441, तो हमें पता होना चाहिए कि किससे विभाजित होगी, तब ना हम यहाँ कुछ लिखेंगे। अब पता ही नहीं रहेगा तो हम कितना ट्राई करेंगे? कभी 2 से ट्राई करेंगे, नहीं कटेगा, कभी 3 से, कभी 5 से, कभी 7 से, ट्राई ही करते रह जाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए ये 3 से कटेगी, नहीं तो हम इसे 13 से ट्राई करने लगेंगे या 5 से ट्राई करने लगेंगे।
चलिए एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमने ट्राई कर लिया 5 से, तो क्या होगा? 5 अट्ठे 40, शेष बचा 4, 4 उधर गया वो हो गया 41, फिर 5 अट्ठे 40, फिर शेष 1 बच गया। शेष अंत में बचने का मतलब कि वो संख्या इससे नहीं विभाजित हुई, यही तो मतलब है ना। 3 से विभाजित होगी, क्लियर है, कट जाएगी 3 से। 3 एक कम 3, 1 बचा 14 हो गया, 3 चौक 12, 2 बचा 21 हो गया, 3 सते, देखा 3 से कट गई। फिर 7 से सॉरी 3 से ये भी कटेगी, 3 चौक 12, 3 नवा 27। अब ये इससे कटेगी, अब 3 से नहीं कटेगी, अब 7 से कटेगी, 7 सत्ता 49, 7 एक 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7। तो कहने का मतलब हमें पता होना चाहिए कि फला संख्या किससे कटेगी। अब ये जान लीजिए। संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दुनिया की कोई भी संख्या आप लिख दीजिए, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, उसका इकाई का अंक यही रहेगा, में से कोई एक ही रहेगा इकाई का अंक। जैसे हमने लिख दिया 756, इकाई का अंक क्या है? 6 है। हमने लिख दिया 104, तो इकाई का अंक क्या है? 4। हम कुछ भी लिखेंगे, कोई भी संख्या लिखेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या लिखें, इकाई का अंक 0 से 9 तक ही आएगा। तो कोई भी संख्या कैसे विभाजित होगी इसका पता इकाई के अंक से चल जाएगा। 90%, 90% केस में इकाई के अंक से चल जाएगा। जैसे जिस संख्या के अंत में, सॉरी 0 को छोड़ दीजिए, जिस संख्या के अंत में 0 है तो वो हमेशा 2 से विभाजित होगी और 5 से। जिस भी संख्या के अंत में 0 है वो हमेशा 2 से कट जाएगी। जैसे 10, जैसे 100, जैसे 120, जैसे 570, कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 हो वो संख्या 2 से कट जाएगी और वो संख्या 5 से भी कट जाएगी, यानी ये सारी संख्याएं 5 से कटेंगी। तो हम 0 लिखा रहेगा, पहले 2 से काटेंगे, फिर उसके बाद 5 से काटेंगे। तो चलिए एक संख्या तो सॉल्व हो गई जिसका इकाई का अंक 0, जिसका इकाई का अंक 1 है वो संख्या किससे कटेगी? वो कभी भी 2 से नहीं कटेगी और ना ही कभी 5 से कटेगी। वो किससे कटेगी? वो 3 से कटेगी। 3 से नहीं अगर कटेगी मान लो तो 7 से, 7 से अगर नहीं कटेगी तो 11 से, ऐसे ऐसे वो ट्राई करते चले जाएंगे। अगर इकाई का अंक 2 है तो वो हमेशा 2 से विभाजित हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अगर लास्ट में 5 है वो हमेशा 5 से विभाजित होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर लास्ट में 6 है तो वो हमेशा 6 से, लेकिन 6 से हम काटेंगे नहीं, 6 से काटी ही नहीं जाएगी ना, 6 तो एक भाज्य संख्या है। तो आप समझिए, जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्याएं हमेशा 2 से कट जाएंगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 10 में 5 तो सॉल्व हो गया, 50% तो आपका काम हो गया। 50% तो संख्याएं 2 से ही कट जाएंगी, यानी संसार में जितनी भी संख्याएं होती हैं उनमें से आधी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती। जिस संख्या के अंत में 0 हो और 5 हो वो हमेशा 2 और 5 दोनों से विभाजित होती, ये आपको हम बता ही थी। अब कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्या 3 से कटेगी? तो अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो 3 से कट जाएगी। जैसे हमने लिख दिया 21, बताओ ये किससे विभाजित होगी? ये 3 से होगी। कैसे जाने? 2 में 1 जोड़ दो, क्या आया? 3।
और ये 3 स्वयं 3 से कटता है, इसका मतलब ये 21 भी 3 से कट जाएगी। जैसे हमने लिख दिया 93, तो जोड़िए 9 + 3 = 12। 12 आया ना, ये 12 3 से विभाजित होता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, नो डाउट्स। जैसे हमने लिख दिया, बड़ी संख्या लिख दीजिए, एक 1,10,076। बताइए, एक तो निश्चित बात है ये कि 2 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में 6 है। अगर हम इसको 2 से न विभाजित करें, या मान लीजिए 2 से तो कट ही जाएगी, 2 के अलावा मैं बात कर रहा हूँ। ये संख्या देखिए, ये संख्या हमेशा 3 से कट जाएगी। कैसे पता चला हमें? हमने जोड़ दिया 7 7 14 और 14 1 15, क्योंकि 15 3 से विभाजित होगा, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित। बस इतना ही आपको सीखना। तो 2 से विभाजित करना है, 2 से नहीं विभाजित होगी तो 3 से, 5 से, फिर इसी तरह। एक सवाल देख लेते हैं। मैंने लिख दिया कुछ हो रहा है आज मेरे घर, 484 का गुणनखंड करना है। 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, लास्ट में 2 है, 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। अब लास्ट में 1 आ गया, तो ये कभी भी अब 2 से नहीं कटेगी। किससे कटेगी? 2 से जब नहीं कटेगी तो किससे कटेगी? 3 से ट्राई करेंगे, जोड़ दीजिए, 1 2 3 1, 2 1 3 1 4, 1 2 3 3 1 4, 121। 121 लिखा है ना, 1 धन 2 क्या हुआ? 4। क्या 4 3 से विभाजित होता है? नहीं होता। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। किससे होगी? 5 से होगी ही नहीं। 5 से वो कटती है जिसके अंत में 0 हो या फिर 5 हो। 6 से ट्राई ही नहीं करना है। 7 से 7 से भी नहीं कटेगी, 11 से कटे। कुछ चीज़ें याद भी रहनी, जैसे 11 11 हम 121 होता है, डायरेक्ट काट देंगे 11 11 हम 121। वही बताया ना कि प्रैक्टिस पर भी निर्भर करता है। अब 484 का गुणनखंड होगा 2 गुणित 2 गुणित 11 गुणित। ठीक, तो आज मेरे गले में बहुत खिचखिच है, मैं बोल कम पा रहा हूँ, आज मैं यहीं पे रोक देता हूँ। मैंने आपको महत्तम समापवर्तक क्या होता है ये समझा दिया, अपवर्तक क्या होता है ये भी समझा दिया, महत्तम समापवर्तक भाग विधि से कैसे निकलता है और गुणनखंड विधि से कैसे निकलता है, गुणनखंड कैसे किया जाता है, ये सब कुछ बता दिया। मैं अभी बड़ी बड़ी संख्याओं को लेकर के आगे बताऊंगा। आज आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 2 सवाल लगाइए, चाहे गुणनखंड विधि से करिए चाहे जिस विधि से करिए। फाइंड द HCF, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। पहली सवाल पहली सवाल है 15,625 और ज़्यादा बड़ी कर दी, इतनी बड़ी, 625 और 250 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। 144, 162 और 180 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। चाहे भाग विधि से करिए चाहे गुणनखंड विधि से करिए, दोनों का उत्तर आपको देना है। ठीक, अब आपका चैप्टर शुरू हो गया है, अब चैप्टर वाइज ही चलेगा। महत्तम समापवर्तक जब कंप्लीट हो जाएगी पूरी हर तरह की सवाल, तब लघुत्तम बताएंगे। फिर ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो दोनों को मिक्स करके पढ़ाएंगे। फिर परीक्षाओं में जिस प्रकार की सवालें आई हैं उनको हल करवाएंगे, तब दूसरे चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं।